और अब बात सीरिया की, जहां पर बशर अल असद शासन का खात्मा हो चुका है। असद के खिलाफ संघर्ष बीते 13 सालों से चला रहा था, मगर रूस ने बार बार असद की मदद की, जिसकी वजह से वो विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। मगर इस बार रूस भी कुछ न कर सका और असद देश छोड़कर भागने को मजबूर हुए। रूस आखिर क्यों बार बार असद की मदद करता रहा, इसके पीछे क्या मकसद था, देखिए इस रिपोर्ट में। सीरिया में तख्ता पलट रूस के लिए कितना झटका। असद की सत्ता क्यों नहीं बचा पाए पुतिन। अरब वर्ल्ड में रूस के लिए अब क्या चुनौती। सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद विद्रोही जश्न मना रहे हैं। राजधानी दमिश्क समेत तमाम शहरों में अफरा तफरी है। सत्ता से बेदखल होने के बाद असद देश छोड़कर भाग गए हैं। दावा किया जा रहा है कि असद को उनके सबसे भरोसेमंद साथी पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को में शरण दी है। सीरिया में हुई उथल पुथल और मौजूदा हालात रूस के लिए भी बड़े झटके के तौर पर देखे जा रहे हैं। सीरिया में रूस के अपने आर्थिक, रणनीतिक, व्यापारिक हित जुड़े हुए थे, इसलिए रूस ने असद परिवार की हमेशा मदद की। सीरिया और रूस के संबंध कोल्ड वॉर के समय से हैं, जब अमेरिका के पाले में अधिकतर देश जा चुके थे। सीरिया के जरिए रूस मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी मजबूत रखकर अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश करता रहा। इसके अलावा सीरिया में रूस के अपने कई रणनीतिक फायदे भी जुड़े थे। मसलन यहां टॉर्टस और हमेमीम में रूस ने सैन्य ठिकाने बनाए। इनके जरिए रूस भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में कामयाब रहा। पुतिन ने हमेशा असद का सपोर्ट किया और हर संकट से निकालने में मदद की। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने असद सरकार का पूरा समर्थन किया। बशर अल असद की सरकार खतरे में देख रूस सितंबर 2015 में औपचारिक रूप से सीरिया के गृह युद्ध में शामिल हो गया था और बड़ी तादाद में अपने सैनिकों की तैनाती सीरिया में कर दी थी। जानकारों के मुताबिक सीरिया में अपने सैनिक भेजने के पीछे रूस के दो अहम मकसद थे। पहला तो ये कि रूस खुद को वैश्विक स्तर पर मजबूत राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना चाहता था। दूसरा, अरब वर्ल्ड में अमेरिका की मौजूदगी को खुली चुनौती देना था। अपने इस मकसद के लिए पुतिन ने सीरिया में पूरी ताकत लगाई और असद को बचाने की भरपूर कोशिश की। मगर इस बार 27 नवंबर को जो विद्रोह शुरू हुआ, उसे दबाने के लिए पुतिन भी कुछ नहीं कर पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन जंग भी मानी जा रही है, क्योंकि पुतिन का पूरा ध्यान यूक्रेन पर है। इसीलिए वो अपने दोस्त असद की हुकूमत नहीं बचा पाए। सीरिया में असद परिवार की हुकूमत रहते हुए रूस अपनी रणनीति के हिसाब से काम करता रहा। 2000 से 2010 तक रूस ने सीरिया को लगभग $1.5 बिलियन के हथियार बेचे। 2008 में सीरिया ने रूस से आधुनिक एंटी टैंक और एंटी एयर मिसाइल सिस्टम सहित आधुनिक हथियार खरीदने की डील की। रूस और सीरिया के बीच 2011 में $4 बिलियन से ज्यादा का हथियार समझौता हुआ। सीरिया के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और पर्यटन उद्योगों में रूस का बड़े पैमाने पर निवेश था। इसके अलावा रूस कृषि उत्पाद, कपड़े और खनिज भी रूस को निर्यात करता रहा। सीरिया रूस के लिए हर लिहाज से फायदे का सौदा रहा, मगर अब हालात बदल चुके हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। सवाल यही है कि रूस आगे क्या करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। देखिए, सीरिया में असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत अब हो चुका है। विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सीरिया अब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? क्या सीरिया नाम का मुल्क नक्शे से गायब हो जाएगा? देखिए।
12 घंटे में सीरिया से असद साम्राज्य का अंत। दमिश्क की सड़कों पर विद्रोही लड़ाकों का जश्न। असद की मूर्तियों को रस्सी से विद्रोहियों ने घसीटा। दमिश्क से मिटाया गया असद का नामो निशान। सीरिया में 50 साल से चल रहे असद साम्राज्य का खात्मा हो गया। विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। हर तरफ विद्रोही हाथों में गन लेकर फायरिंग करते हुए और सड़कों पर जश्न मनाते दिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदखल असर। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया। फायरिंग करते हुए असद पैलेस में जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया। विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और रेडियो टीवी सेंटर भी अपने कब्जे में ले लिए और 24 साल से चल रहे बशर अल असद शासन के अंत का ऐलान किया। 27 नवंबर को सीरियाई सेना और विद्रोही लड़ाकों में जंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन 11 दिन में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने अलेप्पो, होम्स, हमा शहरों पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। राजधानी दमिश्क पर HTS का कब्जा होने और असद सरकार का तख्ता पलट होने से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब सीरिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? क्या सीरिया का नाम दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा? सीरिया में साल 2011 में जंग की शुरुआत हुई थी और फिर यहाँ की जमीन एक एक करके दुनिया के ताकतवर मुल्कों की जंग का अखाड़ा बन गई। एक तरफ सीरिया में असद सरकार के समर्थन में रूस और ईरान खड़े थे, तो दूसरी तरफ विद्रोही गुटों को अमेरिका और तुर्की खड़े हो गए। सीरिया क्योंकि भूमध्य सागर से मिडिल ईस्ट की एंट्री पॉइंट भी है, इसीलिए इन सभी देशों के हित यहां से जुड़े हैं और हर कोई सीरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में लगा है। अलग अलग विद्रोही गुट एक दूसरे के खिलाफ सीरिया में खड़े हो गए। सीरिया के हर इलाके में विद्रोही लड़ाकों का समूह मौजूद है और माना यह जा रहा है कि सीरिया में अब ऐसी जंग शुरू हो सकती है जिससे सीरिया कई टुकड़ों में बंट सकता है। इसे मैप के जरिए समझ सकते हैं। सीरिया में उत्तर की तरफ से तुर्की कब्जा कर सकता है, तो दक्षिण की तरफ से इजराइल और जॉर्डन उसे बांट सकते हैं। वहीं पूर्व की तरफ से ईरान, लेबनान का हिजबुल्ला और इराकी मिलिशिया उसके टुकड़े कर सकते हैं। यानी सीरिया के 3 टुकड़ों में बंटने का खतरा मंडरा रहा, क्योंकि सबके इस इलाके में अपने अपने हित हैं। इस बात की तस्दीक दमिश्क से आई इन तस्वीरों से भी हो रही है, क्योंकि विद्रोहियों के जिस गुट HTS ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया है वो सलाफी विचारधारा का समूह है और शिया मुस्लिम का कट्टर दुश्मन माना जाता है। जानकारी के मुताबिक उसे तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। अब सीरिया में राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से नई वास्तविकता है। सीरिया अपनी सभी जाति और धार्मिक विविधताओं के साथ सीरियाई लोगों का है। अब सीरियाई लोग अपने देश का भविष्य तय करेंगे। बताया जा रहा है कि HTS के लड़ाकों के दमिश्क में घुसने से तुर्की की बांजें खिली हुई हैं और एर्दोगन फूले नहीं समा रही और इसकी वजह है कुर्द स्वायत्त क्षेत्र, जिसे तुर्की अपने लिए खतरा मानता है और उसे तबाह करना चाहता है।
कुर्द स्वायत्त क्षेत्र सीरिया के उत्तरी इलाके में, जो तुर्की की सीमा से भी सटा हुआ है। इसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कंट्रोल करती है। ये गुट तुर्की में भी आजादी की मांग करती है। तुर्की अक्सर इसके खिलाफ बमबारी करता है, हमला करता है। माना यह जा रहा है कि अब सीरिया के उत्तरी इलाके पर तुर्की बड़ा फैसला ले सकता है। सीरिया में हुए तख्तापलट के बाद इजराइल भी एक्शन में आ गया। इजराइल ने अपने टैंक गोलन हाइट्स की तरफ से सीरिया में दाखिल कर दिए हैं, क्योंकि इस इलाके से राजधानी दमिश्क ज्यादा दूर नहीं है। माना यह जा रहा है कि इजराइल ने जिस तेजी से एक्शन लिया है, वो जल्द ही दक्षिण की तरफ से सीरिया के पूरे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। साथ ही जॉर्डन भी इस इलाके में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर सकता है, ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। इजराइल की चिंता ईरान को लेकर भी है, क्योंकि ईरान ने सीरिया में IRGC, हिजबुल्ला लड़ाकों और शिया मिलिशिया को तैनात किया है। इजराइल को डर है कि अगर सीरिया में ईरान के लंबे समय तक मौजूद रहा तो उस पर हमला हो सकता है। ईरान आतंकी सेना का निर्माण कर उसकी सीमा की तरफ भेज सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें सीरिया में तेजी से बदलते घटनाक्रम पर है। सीरिया का भविष्य अब क्या होगा, कोई नहीं जानता। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।